अच्छा हाँ, एक और चीज़ उससे पहले, लड़कियां तुम लोगों को पता है सामाजिक व्यवस्था आज भी वैसी ही है, थोड़ा बहुत बदला है। थोड़ा बहुत बदला, क्या बदला है कि तुमको पढ़ने के अधिकार मिल गए, माता पिता समझने लगे हैं, माता पिता तुमको अवसर देते हैं, ये बदल गया है। ये माता पिता की दृष्टि से बदला ना, माता पिता परिवार की दृष्टि से, समाज नहीं बदला है। सामाजिक दबाव आज भी रहेगा। आप लोग जैसे 24-25 क्रॉस करोगे, और किसी के घर में तो 21-22 पे ही क्रॉस करने पे शुरू हो गया होगा, है ना, वो बुआ शुरू हो जाएगी, नानी दादी जो पुराने ज़माने की वो शुरू हो जाएंगे, आपके ऊपर एक नैतिक दबाव बनना शुरू हो जाएगा। विवाह करो, जैसे पैदा होने का मूल उद्देश्य विवाह ही था, और माता पिता का मूल उद्देश्य कि सिर से बोझ हट जाए, जल्दी से ससुराल चली जाए। तुम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं होता है, एक बात बता रहा हूँ, लड़कों की अपेक्षा तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है। तो तुम्हें जितना समय मिल रहा है उस लिमिटेड समय में तुमको करना है ना। यहाँ थोड़ा कोताही करोगे, ये वो करोगे ना, तो जो अल्टीमेटली होगा क्या, बीच में विवाह हो जाएगा तुम्हारा, फिर जाके रोटी बेलोगे, बच्चा पैदा हो जाएगा, बच्चे का नैपी बदलोगे, यही ड्यूटी रह जाएगी, यही लाइफ रह जाएगा। जो भी सोच रहे हो ना अच्छा सपना, वो धरा का धरा रह जाएगा, और अंत में आप यही करते नजर आओगे। और लड़कों तुम लोग भी सुन लो बे, समाज प्राचीन काल में भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। लड़कों को छूट दी जाती है कि लड़का है, चलता है, किसी लड़की को छेड़ दिया, चलता है, लड़का है, मौज कर रहा है, खेल कूद रहा है, लड़का है, चलता है। लेकिन जानते हो समाज की ये व्यवस्था जो है आप लोगों को बहुत पीछे, अगर आप लोग उस समाज की व्यवस्था में बह जाओगे तो आप लोगों को बहुत पीछे ढकेल देती है। चलता है, पढ़ रहा है, 4 साल से कुछ नहीं हुआ, चलता है, लड़का है, 5 साल चलता है, लड़का है। ऐसा करते करते 10 साल बीत जाएगा तैयारी करते हुए, लेकिन उसी के बाद वही लोग जो बोल रहे होंगे चलता है, लड़का है, वो बोलेंगे नहीं चलता है, अब ये साला नालायक है। क्यों? क्योंकि माता पिता उस समय विवाह के बारे में सोचेंगे, कोई अपनी लड़की देगा ही नहीं। फिर ये जो चलता है, लड़का है ना, ये चलते 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 बुरी स्थिति में पहुंच जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे, ऐसे कुत्ते बन जाओगे ना, घर वाले भी इधर से हकालेंगे, और बाहर जाओगे तो बाहर वाले हकालेंगे, ये स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। सही उम्र होती है 25-26 साल तक, अगर अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर रहे हो तो सही जगह पे पहुंच जाओगे, है ना। ये टाल मटोल करने वाली ज़िंदगी अगर जीना चाह रहे हो तो टालते रहो, कब 5 वर्षीय योजना पहुंचोगे, कब वो 10 वर्षीय योजना होगी, अंत में पता चला जाके साले सेल्समैन बन के बैग टांग के, सर हमारी कंपनी का नया प्रोडक्ट है। अगर मान लो बोलचाल में उतने भी स्मार्ट नहीं होगे तो कहीं टपरी खोल के चाय बेचोगे, और क्या होगा। अब मान लो ऐसा होगा कि घर में 10 एकड़ खेत है, खेती किसानी करके खा लूँ, तो बाद में धीरे धीरे बेच खाओगे उसको भी। खेती किसानी करना भी आसान नहीं है। तो यार कुछ सोचे हो तो थोड़ा ऊर्जा लाओ। मैंने एक बार पोस्ट डाला था ना कि थोड़ा मैं जगाऊं, थोड़ा तुम खुद जागो, है ना। मैं चाहे जितना जगा लूँ, तुम जागने का प्रयास नहीं करोगे, तुम नहीं जाग पाओगे। तो जागने का प्रयास तो करो। स्थिति बाद में बहुत दयनीय हो जाएगी। इस स्थिति में, इस उम्र में ना, तुम लोग आगे की कल्पना नहीं कर पाते हो कि आगे 10 सालों बाद क्या होगा। तुम लोग, तुम सारे लड़के लड़कियां, तुम सब ये कल्पना नहीं कर पाते हो कि आगे आने वाले 4 साल बाद की स्थिति क्या होगी, 5 साल बाद की स्थिति क्या होगी। उसको वही कल्पना में तुम्हारे अंदर डालने की कोशिश करता हूँ, देख लो क्या होगा। तो उस स्थिति को बदलना, वो स्थिति कैसी होगी आज से 4 साल 5 साल बाद, ये तुम पर निर्भर करता है ना। टाल मटोल मत करो, ऊर्जा को लगाओ।
अंदर जो एक थोड़ा सा आग रहना चाहिए, आग अगर बिल्कुल भी नहीं है ना तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जिनके पास आग है उनको तुम बीट नहीं कर पाओगे, होगा ना। कुछ जिनके पास तुमसे आग ज़्यादा है उनको तुम बीट कैसे कर पाओगे अगर आग नहीं है। काली दिन भर क्या करे बोला बता, मैं लिख के देता हूँ, दिन भर तुमको तुम्हारा जो कर्तव्य था कल नहीं किया, है ना। मैथ्स बस बना, दिन निकल गया मैथ्स बनाने से। हाँ, रेगुलर रहोगे तो ये पुराना जो बचा था करने के चक्कर में इधर वाला समय नहीं जाता। हाँ, रेगुलर रहने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए, तो अब निदेशक तत्वों का वर्गीकरण तुम्हें अभी हवाई लगेगा ना, 2-3 दिन नहीं, आज बाउंसर लगेगा, आज 1-2 दिन, उसके बाद पकड़ लो गाड़ी। निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। अब ये जो वर्गीकरण आपको दिख रहा है, संविधान में ये वर्गीकरण नहीं है, संविधान में ये वर्गीकरण बिल्कुल नहीं है। संविधान की किताब लिखने वाले या जो रेफरेंस बुक लिखते हैं उन्होंने ये वर्गीकरण किया है ना। तो एक बात तो पक्का हो, संविधान में यह वर्गीकरण बिल्कुल नहीं है कि संविधान ने अपने ही इस किताब में इसका वर्गीकरण कर रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी ये वर्गीकरण आपको पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि इस वर्गीकरण को देखकर, उस रेफरेंस बुक को देखकर एग्जामिनर पेपर सेट कर देता है कई बार। तो यहाँ पे इसी वर्गीकरण को देखते हुए वो क्वेश्चन बना देता है, और फिर आप पढ़े हो, इस तरह से आपने देखा है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर कैसे करना है, देखिए कि इसी निदेशक तत्वों में जो आपने 38 से लेकर, मुख्यतः 38 से लेकर या 37 से लेकर जो आपने 51 तक देखा, वो कौन से ऐसे प्रावधान जो हैं समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, कौन से ऐसे प्रावधान गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, और कौन से उदारवैदिक यानी लिबरलिस्ट व्यू के हैं, उदार बौद्धिकवादी दृष्टि के हैं। तो ये यहाँ से आपको ऐसा करना है। अब देखो, इसको जो मैंने बनाया है वो कुछ इस तरह से बनाया है कि 47 है, यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने उसमें कौन सी है वो क्लियर मेंशन कर दी, है ना। ये इसका है 47, हाँ। इधर देखो 38 बिल्कुल क्लियर है, 38 तो बिल्कुल क्लियर है। क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना ये राज्य का कर्तव्य है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 38 से आप समझ गए, वही वाला है प्रावधान। 39 जानते हो, पूरा 39 ये वहाँ है, 39 का भी वही है। वो क्या है? गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 40 यहाँ नहीं है, 41 क्या है? बुढ़ापा, निःशक्तजन की स्थिति में काम पाने, शिक्षा पाने का अधिकार। 42 कार्य की न्याय संगत दशा एवं प्रसूति सुरक्षा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आर्टिकल मतलब नंबर याद कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। 43 में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें कर्मकारों का वेतन इत्यादि वाला हिस्सा हो गया। 43 का उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करना। और 47 में भी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो यहाँ पर पोषाहार तथा जीवन स्तर है ना। हाँ, देखो वही तो मैं बोल रहा हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, हम देखो याद करने का तरीका, ये याद कर लिया, ये ध्यान दे लिया, तो बाकी जो बचा हुआ वो यहाँ चला जाएगा, बाकी जो बचा हुआ वहाँ। अब समाजवादी विचारधारा, आप जानते हो समाजवादी विचारधारा क्या कहती है। समाजवादी विचारधारा में देश के ये समानता की बात करता है। समाजवादी विचारधारा किसकी बात करता है? इसका मूल उद्देश्य समानता स्थापित करना होता है। तो आपको सब में दिखेगा समानता, मतलब यहाँ गरीब अमीर का भेद नहीं होना चाहिए, है ना। देश के संसाधनों का बराबर में वितरण होना चाहिए सभी में, ये इसी तरह की बात करेगा। तो आपको हर प्रावधान, जैसे 38 देखा आपने, तो 38 में आपको वही दिखाई देगा।
पूरे देश के संसाधनों का संकेंद्रण, एक हाथ धन और संपत्ति, धन और उत्पादन के वस्तुओं का एक हाथ में संकेंद्रण को रोकना, है ना। देश के जो संसाधन है उसका समान वितरण होना चाहिए सारी जनता में, ये सब समाजवादी विचारधारा। 38 क्लियर है पूरा, 38 उसी में 39 है ये। 38 तो वही है, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, कैसे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देकर। 39 का समान न्याय, सभी को समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। जो गरीब हैं, वकील नहीं कर सकते, उनका भी न्याय पाने का अधिकार है, तो उनके लिए सरकार जो है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। मतलब वकील नहीं कर सकते तो कोर्ट जो है उन्हें सरकारी वकील मुहैया करवाता है। ये हो गया। 41 है ना। तो अब ये कंटेंट तो आप जान गए हो, है ना। कंटेंट आप वो नहीं, वो गांधीवादी विचारधारा, पंचायतों का गठन यहाँ आएगा। तो क्या है समाजवादी विचारधारा। 38 39 का बोला, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, पूरा 39, वो 39 केवल बोला मतलब पूरा 39। 38 39 41 42 43 भी दो चीज़ें हैं ध्यान देना, और 47 में पोषाहार तथा जीवन स्तर। तो देखिए 38 39 41 42 ये पूरा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 38 39 41 42 38 39 41 42। उसके बाद 43 कर्मकारों का वेतन, है ना, ये बोलोगे 43 कर्मकारों का वेतन, 43 का 47 पोषाहार तथा जीवन स्तर। ठीक है, चलिए समाजवादी विचारधारा 38 39 41 42 43 का 47 पोषाहार तथा जीवन स्तर। समाजवादी विचारधारा 38 29 42 43 वेतन, 43 का 47 पोषाहार तथा जीवन स्तर। समाजवादी विचारधारा 38 39 41 42 43 का 47। एक बार फिर से, समाजवादी विचारधारा 38 39 41 42 43 का 47 पोषाहार तथा जीवन। एक बार फिर से, समाजवादी विचारधारा 38 39 41 42 43 का 47 पोषाहार तथा जीवन स्तर। गांधीवादी विचारधारा 40 43 में बहुत सारी चीजें हैं, कुटीर उद्योग, है ना। 40 43 कुटीर उद्योग, 43 ख 46 47 नशीली दवाई तथा शराब, गौ हत्या, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 40 43 कुटीर उद्योग, 43 ख 46 47 नशीली दवाई, गौ। इतना ये ना वो है कीवर्ड है, ये कीवर्ड को पकड़ के कर लो, आ जाएगा। चलिए गांधीवादी विचारधारा 40 43 कुटीर उद्योग, 43 ख 46 47 नशीली दवाई तथा शराब, 48 गौ हत्या। गांधीवादी विचारधारा 40 गांधीवादी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा अब बताओ, अब इसको लिख लिख के अगर घर में जाकर प्रयास नहीं करोगे ना, ये हो जाएगा खिचड़ी। लिख लिख जितना जिसको भी ये समस्या होती कि उसे याद नहीं रहता, खिचड़ी होता है ना,
उसके एक ही उपाय है, याद करो, अपने मेमोरी को टेस्ट करो और गोदो 3 बार 4 बार 5 बार गोदो, परफेक्ट हो जाएगा, है ना। समाजवादी विचारधारा फिर से 48, 39, 41, 42, 43 का 47। गांधीवादी विचारधारा 40, 43 का 46, 47 नशीली दवाई, 48 गौर। ठीक है, आज ये, अब इसके बाद जो भी बचा पूरे निदेशक तत्वों में, वो यहाँ आप 36 में है क्या पगली? 36 में राज्य की परिभाषा है, हाँ नहीं डालना है, 37 तक नहीं, 38 से शुरू है, देखो, है ना, वहां से शुरू है, और जो बचा इनके बाद वो सब उदारवादी बौद्धिकवादी सोच पर आधारित। ठीक है, अरे गांधी जैसा सोचते थे वो गांधीवादी हो गया। गांधी जो भी सोचते थे, गांधी की जीवनी में जो भी आपको देखने को मिलता है, अगर उस विचारधारा से प्रेरित है गांधी, इसलिए गांधीवादी विचारधारा, क्योंकि गांधी ने पंचायतों पर विशेष बल दिया अपने जीवन काल में, और उनका ये था कि गांव के सिर्फ केंद्र के पास ही शक्ति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ राज्य के पास ही शक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो प्रशासन की सबसे निम्न इकाई है, सबसे नीचे तक इकाई है, वो है होती गांव, यूनिट, गांव। तो गांव तक जो है शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, उनके पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए, ताकि गांव, ग्रामीण स्तर गांव विकास होगा तो शहर विकास होगा, जिला विकास होगा, और जिले के विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। ये उनकी सोच थी, इसलिए यहाँ पे डाला गया, क्योंकि गांधी चाहते थे, गांधी ने पंचायत पर काम किया है। ठीक है, संविधान के अन्य भागों में निदेशक तत्व, देखिए केवल भाग 4 में ही नहीं है, संविधान के अन्य भागों में भी आपको निदेशक तत्व, यहाँ से प्रश्न बन भी सकता है ना, अच्छा प्रश्न, कि बताइए भैया भाग 4 के अलावा कहाँ कहाँ आप निदेशक तत्व देखते हैं, और कहाँ कहाँ? तो देखिए अनुच्छेद 335 क्या बोल रहा है? संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं और अधीन पदों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखें। देखो एक और निर्देश राज्य के, आपको पता है भाग 4 किसको निर्देश है? राज्य को, और राज्य की परिभाषा में आप जानते हैं केंद्र सरकार भी शामिल है, राज्य सरकार भी शामिल है, पंचायत भी शामिल है, एजेंसियां भी शामिल है। ठीक, 335 ए भी भाग 4 में तो नहीं है, लेकिन भाग 4 से बाहर संविधान में अन्य जगह पर अनुच्छेद 335 में क्या कह रहा है वो, कि संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं, मतलब ये सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रोजगार और राज्य सरकार के अधीन रोजगार की बात कर रहा है। और आपको पता है कि संविधान ने एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, क्योंकि इस समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व समाज में नहीं था, उन्हें लाना था। ठीक, तो ये क्या बोल रही है कि बेशक आरक्षण उन्हें दें आप, उनका दावा है, क्योंकि संविधान ने ये व्यवस्था की, तो उनका दावा भी तो है ना कि हमें आरक्षण दीजिए, अब संविधान कहना है ये। तो बोल रहा है कि भाई एससी और एसटी जो हैं, इनके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन रोजगारों में, नौकरियों में इनके दावों को ख्याल तो रखा जाए, लेकिन ये भी ख्याल रखा जाए कि दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखें कि जो कार्य की दक्षता है वो ज़्यादा प्रभावित वो ना हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे पीएससी, इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको, ये निदेशक है और राज्य सरकार ने इस निदेशक को समझ जाओ मान लिया है। पीएससी ने क्या किया कि पीएससी ने बोला कि भाई पहले क्या होता था, पहले अगर 100 पद है, 100 पद में यदि 10 सीट आरक्षित है एसटी वर्ग के लिए, है ना, और कई बार ऐसा होता था कि पता चला कि 9 ही लोग बैठे हैं एग्जाम में और 10 सीटें आरक्षित है एसटी वर्ग के लिए, मतलब जितने 9 लोग बैठे हैं भले 0 नंबर पाएँ, सीट देनी पड़ेगी उनको, भले 0 नंबर पाएँ। पहले ऐसा होता था, प्री मेडिकल पीएमटी होता था ना पहले, पीएमटी में कई ऐसे उदाहरण हैं कि -2 -3 में भी हुआ। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा छात्र जो -2 -3 नंबर पा रहा है वो किस किस्म का डॉक्टर बन पाएगा? है
किस किस्म का डॉक्टर बन पाएगा भाई? वहाँ डॉक्टर का पेशा ऐसा थोड़ी है कि वहाँ काम चला लो, फीवर है तो वहाँ जाके इंजेक्शन दे दिया, मार दिया उसी में, ऐसा नहीं। मतलब आपको कुछ सेवाएं ऐसी हैं जहाँ दक्षता बनाए रखने की आवश्यकता है, इसको ध्यान रखा जाए। ये राज्यों को निर्देश है। कई राज्य वोट बैंक की राजनीति में इसका पालन बिल्कुल नहीं करते, और कुछ राज्य इसका पालन कर रहे हैं, है ना, कि उन्होंने बोला भाई एक निर्देश है, इसका ख्याल रखते हैं। हम एक काम करते हैं, SC और ST का आरक्षण का दावा तो है संविधान द्वारा, एक काम करते हैं भाई, इस वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व तो देना है, लेकिन भाई कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर दिया जाए कि इतना नंबर पाएगा तभी वो योग्य होगा। जैसे यहाँ पर अभी प्री में क्या है, छत्तीसगढ़ PSC प्री में OBC SC ST ये वर्ग अगर मिनिमम GS के पेपर में 23% C-सेट में यदि मिनिमम 23% प्राप्त करना अनिवार्य, अगर उतना प्राप्त नहीं कर पाते तो उनका GS का मेरिट नहीं बनेगा, है ना। और सामान्य वर्ग के लिए 33% अनिवार्य है। 33% आपको C-सेट क्वालिफाइंग नेचर का है। तो C-सेट में ये मापदंड तय कर दिया कि 23% SC ST और OBC वर्ग को भी 23% मिनिमम C-सेट में प्राप्त करना होगा। यदि प्राप्त नहीं करेंगे तो वो अयोग्य हो जाएंगे, उनका GS का पेपर चेक नहीं होगा, है ना। मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है कि ऐसी चीज़ें हर सेवा में की जानी चाहिए लगभग। जैसे शिक्षक वहाँ योग्य नहीं होगा तो छात्र को क्या पढ़ाएगा, तो वहाँ भी एक मिनिमम, इस वर्ग के लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय करना चाहिए कि 100 नंबर है तो 40 नंबर जो है SC ST या OBC वर्ग इतना मिनिमम तो उन्हें प्राप्त करना होगा, तभी उन्हें वो योग्य होंगे, वरना अयोग्य हो जाएंगे। सिविल जज अब वहाँ पे न्याय करना है। अगर वहाँ इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं होगी और आरक्षण के बल पर यदि कैंडिडेट कम है और अयोग्य पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर वो किस प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। देखो आरक्षण दिया क्यों गया है, पहले इसे भी तो समझना होगा हमें। रुको, देखो हम बहुत सारे तर्क और वितर्क करते हैं और ये बहुत अच्छा मुद्दा भी है, इस पे तुम जितना ओपन डिबेट कर सकते हो तुम्हारे काम का है। क्योंकि तुम्हारे इंटरव्यू और ऐसे ही मुद्दे पकड़े जाते हैं, वहाँ तुम्हारी बौद्धिक क्षमता का ज्ञान, अकबर का बाप कौन था ये नहीं पता तो इससे तुम्हारी बौद्धिक क्षमता का ज्ञान नहीं होगा। इंटरव्यू का मकसद ये नहीं होता। इंटरव्यू का मकसद होता है कि आपके व्यक्तित्व को परखा जाए और वो इसी तरह के सवाल दागेंगे और आपके व्यक्तित्व को परखेंगे कि आप में कितनी बौद्धिक क्षमता है, आप कितना विश्लेषण कर सकते हैं। तो एक PSC की एक रिक्वायरमेंट होती है ना। तो आप कोई चीज़ कहें तो उसके लिए आपके पास उचित तर्क होना चाहिए, सॉलिड तर्क होना चाहिए। आप किसी भी मुद्दे के पक्ष में भी बात कर सकते हैं और विपक्ष में भी बात कर सकते हैं, ठीक। पक्ष में बात कर रहे हैं तो आप जो कह रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास सॉलिड फैक्ट, तथ्य और विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए, है ना। और विपक्ष में बात कर रहे हैं तो भी सॉलिड तर्क और वो चाहिए, विश्लेषण क्षमता। तो आप कोई भी बात बोल रहे हैं, आप कितने दमदार हैं वहाँ आपका चेक हो जाएगा। अब तुमने कहा कि शिक्षा के स्तर पर, शिक्षा क्यों, मैं तो कहता हूँ कि मेडिकल क्षेत्र जैसे रक्षा क्षेत्र में नहीं है, रक्षा क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, आपको पता होना चाहिए, डिफेंस में, है ना, वहाँ नहीं है। वहाँ केवल कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं कि उनकी हाइट कम होती है तो हाइट की छूट और ये सब ही दिया जाता है, आरक्षण नहीं है वहाँ। न्यायालय प्रक्रिया में जो न्यायाधीश के पद हों, यहाँ शिक्षक आपका स्वास्थ्य, और कम से कम मेरा मानना है कि जहाँ पर बहुत जैसे क्लास 1 क्लास 2 के पोस्ट, मेरा मानना है कि आप देखो आरक्षण, पहले तो ये समझना होगा कि आरक्षण ज़रूरी क्यों, बिल्कुल ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि समाज ने उनका अधिकार छीना है, इसी समाज ने उनका अधिकार छीना है। लंबे वर्षों तक उनके मानवीय अधिकारों का शोषण हुआ है, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, ठीक। उनकी जो सभी का अधिकार था, ये भूमि किसी ने ब्रह्मा से लिखवा के तो नहीं लाई थी, सभी का अधिकार था, सभी को रहने, खाने, जीने का, कृषि करने का, सबको एक भूमि संपत्ति बनाने का अधिकार था। लेकिन समाज के कुछ वर्गों ने क्या किया, उनसे वो अधिकार छीन लिए, ताकत या बल के आधार पर, जैसा बोलिए, छीन लिए। तो
समाज में उनका प्रतिनिधित्व तो भाई लंबे वर्षों तक ऐसा रहा, स्वतंत्र भारत रहा, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई, स्वतंत्र भारत जो है नई व्यवस्था यहाँ हो रही है जहाँ राजतंत्र खत्म कर दिया गया, जमींदारी व्यवस्था खत्म कर दी गई, ये सब शोषणकारी नीतियाँ थी। तो भाई अब क्या करना है, अब कोशिश ये करनी है कि देश के संसाधनों का समान वितरण सारे वर्गों में हो। अब इसके लिए हमने देखा कि समाज में सारी नौकरियों में और सारी जगह पर बराबर का प्रतिनिधित्व भी तो होना चाहिए उस वर्ग का, शोषित वर्ग का। तो अब भाई उनका प्रतिनिधित्व आएगा कैसे, कैसे आएगा? तो भाई सरकारी नौकरियों में भी उनका आना चाहिए, क्योंकि आज़ादी से पहले जो भी ब्रिटिश, भले ब्रिटिश अधीन भारत हो, चाहे राजतंत्र जब चलता हो, तो जितने भी बड़े बड़े पद और ये सब थे, इन पे उन्हीं उच्च वर्ग का ही था, प्रभुत्व था, क्योंकि इनको तो अधिकार ही नहीं था, उनका प्रभुत्व था। तो हमारे देश के संसाधन उन्हीं तक सीमित थे। शिक्षित भी रहे, बौद्धिक विकास भी हुआ उनका, लेकिन जो शोषित रहे, जो शिक्षा से वंचित रहे, भाई उनके बौद्धिक विकास तो हुआ नहीं, लंबे वर्षों तक शिक्षा से दूर रहे तो बौद्धिक विकास नहीं हुआ। बौद्धिक विकास नहीं हुआ तो स्वतंत्र भारत में यदि हम कहेंगे कि एक प्रतियोगी परीक्षा में सब जो है समान रूप से प्रतियोगिता करे, तो ये कहना बिल्कुल निरर्थक है। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका बौद्धिक विकास हो ही नहीं पाया। तो फिर वो उतना नंबर फिर भी नहीं लाएंगे, उनका प्रतिनिधित्व तो फिर भी नहीं आएगा समाज में। लेकिन कोई ऊंचा अगर ऊंची अवस्था में है, तो ऊंची अवस्था में है, उसे पकड़कर नीचे लाकर बराबर कर दे, तो ये तो उचित नहीं है। तो कोई नीचे जो अवस्था में है, काम करते हैं, इसे एक्स्ट्रा एडवांटेज, एक्स्ट्रा फोर्स देते हैं आरक्षण रूपी, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे इन वर्गों का भी ऐसे सामान लाया जा सके। प्रतिनिधित्व तो हर क्षेत्र में चाहिए, सरकारी नौकरियों में भी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि भाई देश की जनसंख्या में कोई वर्ग 30% है तो 30% नौकरियों पर अधिकार उनका भी है, हर एक समुदाय का बराबर का प्रतिनिधित्व हो, ये करने का प्रयास। हाँ, अब जस्टिफाई कर लिया। हाँ, अब तुम जो बोल रहे हो उसका सॉलिड तर्क होना चाहिए, तर्क दो। तुमने कहा कि शिक्षा में ये आरक्षण की व्यवस्था, इस पे सुधार की आवश्यकता, ये हटाया जाना चाहिए, तुम क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसको और विश्लेषण करो, इसका समझाओ कि हम उन्हें आज भी उन्हें जता रहे हैं कि आप आज भी मानसिक रूप से उतने सक्षम नहीं जितने नहीं जता रहे हैं। नहीं, ये तो सत्य भी है कि फिर अगर मान लो आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो क्या तुम्हारे हिसाब से समाज में प्रतिनिधित्व आएगा उनका? सर, आज के हिसाब से बढ़ रहा है हमारा मॉडर्नाइजेशन, जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, अगर हम उस रूपरेखा के हिसाब से चलें तो हर व्यक्तित्व का अलग एक धारणा होती है, अलग एक कार्य करने की क्षमता होती है, तो उसके हिसाब से आरक्षण का कोई दे सकते हैं कि अगर जैसे ST/SC आज की जो कंडीशन है, अगर उसमें प्रीमियर डिसाइड कर दे तो जिनको एक्चुअल में रिजर्वेशन उनको मिल जाए वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी। मुद्दे से भटक रहे हो। तू जो बोला, जिस बात को, उस बात की पुष्टि हो नहीं पा रही है। तूने बोला कि शिक्षा में आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसकी पुष्टि करना। जो सर कैपेबल है पढ़ाने के लायक, जिसको उतना नॉलेज है, वो तो सर शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएगा, और उसको आगे बताना है, लोगों को बताना, उतना उसको सक्षम बनाना है, उससे जितना वो सक्षम, सामने उससे सक्षम बनाना है, तो उसके लिए उसको खुद भी कैपेबल होना चाहिए ना। अगर हम आरक्षण दे देंगे तो कैपेबल कहाँ होगा? न, कुछ तो क्षमता हर एक व्यक्ति में होती, कुछ तो क्षमता होती है। हाँ, क्षमता डिपेंड करती है कि किसी में ज़्यादा, किसी में कम। और ये क्षमता किसी में कम है या किसी में ज़्यादा है, ये इसका इतिहास से भी गहरा नाता है, रहा है। तो क्षमता किसी में अगर यदि कम है तो वो क्षमता इसलिए कम है क्योंकि उसको वो वंचित रहा है। तो अब वो क्षमता विकसित करनी चाहिए, लेकिन विकसित कैसे होगा, उसके लिए तो बहुत लंबा समय लगेगा।
तो समाज का प्रतिनिधित्व तो फिर भी आधा अधूरा रह जाएगा। जो संविधान की मंशा है या संविधान के निर्माणकर्ताओं की या भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की जो मंशा थी कि प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, यहाँ ऊंच नीच जातिवाद और ये सब से हटकर एक ऐसा भारत का निर्माण करें जहाँ समाजवादी विचारधारा कायम हो सके, है ना। तो फिर इस लक्ष्य से तो हम भटक जाएंगे। हम उस वर्ग को जिसको प्रतिनिधित्व देने का सोच रहे हैं वो तो वंचित ही रह जाएगा। फिर वही बात हो जाएगी। बात ये है कि तुम ये कहना गलत होगा, कभी भी जो नीतियां हैं उनका विरोध आप नहीं कर सकते एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। एक बात याद रख लो, आप संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था की है, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। सरकार आरक्षण दे रही है, सरकार की नीति आरक्षण देने की, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। एक बात याद रख लो, रुको तो सही, एक बात याद रख लो, आपसे इंटरव्यूअर फंसाने की कोशिश करेगा। संविधान जो कह रहा है, अगर आप अपनी राय में उसके विरुद्ध नहीं जाओगे, सरकार की जो नीति है आप अपनी राय में उसके विरुद्ध नहीं जाओगे, है ना। अब बोलने का तरीका होता है, विरोध करना नहीं, सरकार गलत कर रही है, ये बिल्कुल विरोध हो गया, है ना। अब मुझसे पूछा गया कि आपकी राय क्या है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है। अब उन्होंने क्या पूछा, अब मेरे विचार पूछ लिए, अब पूछा कि अब अपनी राय में बताइए कि ये जो आरक्षण की जो व्यवस्था है इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, और यदि है तो क्या सुझाव देंगे आप। अब भाई जो भी बोलूँगा मेरे पास सॉलिड तर्क होना चाहिए, जो भी बोलूँगा मेरे पास सॉलिड तर्क होना चाहिए। बहुत अच्छा होगा मैं बोलूँगा हाँ सर, निश्चित तौर पर आरक्षण जो है बहुत अच्छी पहल है कि समाज के वंचित लोगों का उनका समाज में प्रतिनिधित्व देना है, लेकिन मुझे लगता है, अब आपकी राय पूछी है उन्होंने, मुझे लगता है कि इस पर व्यापक कुछ सुधार की गुंजाइश है और ये सुधार किए जा सकते हैं। मेरे राय में 70 वर्ष हो गए और आज भी फलाना रिपोर्ट कोई जो होगा उस समय का लेटेस्ट उसका उदाहरण दे दो कि फलाना रिपोर्ट में ये कहा गया कि आज भी जो है इस जो उद्देश्य था आरक्षण का, जो उद्देश्य था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पर इस आरक्षण का क्रियान्वयन जैसा होना चाहिए था, शायद उसमें कोई कमी रह गई, है ना, शायद उसमें कोई कमी रह गई। तो फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन कर दूंगा, तो आप बताइए भाई क्या कर सकते हो। सर मुझे लगता है कि SC ST वर्ग में भी वो समय आ गया है कि इसमें भी OBC की तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लाई जा सकती है। इससे तो फिर बोलेगा इससे क्या होगा, तो मैं बोलूँगा सर इससे ऐसा होगा कि जो वंचित वर्ग से जो संपन्नता की ओर बढ़ चुके हैं, जिनकी कम से कम 1-2 पीढ़ी जो है वहाँ से उठ चुकी है, एक सामाजिक स्तर आर्थिक स्तर प्राप्त कर चुकी है समाज में, तो वहाँ उनके लिए क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू कर देने से अब क्या होगा, क्रीमी लेयर अब उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उस समाज में जो अभी भी वंचित रह गए, उस समुदाय में जो अभी भी वंचित रह गए, उन तक इसकी ये व्यवस्था जो है इसका लाभ पहुंच पाएगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि उसी समुदाय के जो लाभार्थी हैं, जिन्होंने आरक्षण का लाभ लेकर अपने इस समाज में सामाजिक व आर्थिक जो स्तर पर वो सुदृढ़ हो चुके हैं, सरकार उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी तय कर सकती है कि आप जो है आप लाभार्थी हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने समुदाय के जो बहुत ही वंचित और बहुत ही निम्न स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं, आप उनमें से कम एक व्यक्ति का एक समुदाय के एक छात्र की जिम्मेदारी उठाएं, उनके शिक्षा दीक्षा का, उन्हें प्रमोट करें, जाएं आप अपने समुदाय में जागरूक करें कि आप पढ़ेंगे तो आप उनका भविष्य बता सकें कि आप शिक्षित होंगे तो ऐसे ऐसे विकल्प होंगे, ऐसे ऐसे लाभ होंगे, बताएं, इसकी आवश्यकता है। तो शायद उस समुदाय से जो आज भी वंचित वर्ग हैं वो आरक्षण का लाभ लेकर वो भी अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। ये चीज़ें धीरे धीरे सीखोगे, है ना, अभी तो नहीं, अभी पहले तो तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग होगा, फिर न्यूज़पेपर, फिर बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ोगे, ट्यूटोरियल्स कैसे पढ़ोगे, तो
इस तरफ से सोच तुम्हें विकसित करनी है ना। कोई भी मुद्दा हो तो मैं तुमको बता देता हूँ, बहुत सारे मेरा स्वयं का मित्र है, वो 8 इंटरव्यू दे चुका है पीएससी का, विभिन्न पीएससी का, यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी। एक सवाल है वहाँ कि ऐसी क्या बात है कि हर इंटरव्यू में उसको नंबर कम मिलता है। और ये चीज़ वो समझता है, और ये चीज़ मैंने भी पॉइंट आउट की थी कि विचार जब आप बोलें तो आपकी वाणी में ना तो घमंड झलकना चाहिए, ना कड़वाहट हार्शनेस होनी चाहिए, सॉफ्ट वाणी होनी चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन अब वो ऐसा रोमांसा भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि व्यर्थ में हंस रहा है पागल उत्तर, है ना। एक पॉजिटिव अप्रोच क्या होता है कि चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल होती है। आप कोई भी उत्तर आपसे पूछा जाए, हल्की सी स्माइल के साथ आप जवाब दें, है ना डर देखो, इंसान के अंदर डर होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं जो डरता नहीं, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि अपनी उस डर को हावी ना होने दें। उस डर को अंदर दबाते हुए आप आराम से विश्वास के साथ अपने आप को प्रस्तुत करो, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच और उचित तथ्यों का, उसका उचित विश्लेषण आपके पास होना चाहिए। ये समझ विकसित करनी है कि आपको किस समय किस तरह रिएक्ट करना है। तो ये छोटी कोई इंटरव्यू कोई क्लास थोड़ी होती, ये साले चूतिया बनाते हैं। इंटरव्यू आइए, फ्री क्लास इंटरव्यू, ये तो सिर्फ जितने भी चयनित छात्र संभावित हैं ना, उनका फ़ोटो चाहते हैं ताकि अपना गौरव बता सकें, प्रचार करके फांस सकें स्टूडेंट को, है ना। तुम सोचो जो 38,000 45,000 फीस लेते हैं वो फ्री इंटरव्यू क्यों चलाते हैं? 40-45,000 के लिए बिना मेंस पढ़ाएंगे नहीं। फ्री इंटरव्यू ऐसी क्या बात है कि फ्री इंटरव्यू क्लास चलाते हैं? बेवकूफ़ बनाते हैं। छात्र इतना सोच नहीं पाते 19-20 साल की उम्र में। अब तो तुम लोग बहुत कुछ सोचने लगे हों, क्योंकि सोशल मीडिया पे कैंपेन चलता है मेरा, तो बहुत लोग अब सोचने लगे, है ना। तो ये बातें हैं। इधर आ, ठीक है। नहीं, ऐसा ये चर्चा होना चाहिए। मेरा एक और उद्देश्य भी, धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो जो व्यक्तित्व आपका जो चाहिए वो कोई अलग से नहीं होती, इसी तैयारी के दौरान ही आपका वो व्यक्तित्व का, उस व्यक्तित्व का विकास होगा। इसी तैयारी के दौरान समय समय पर मैं कोई भी बीच में मुद्दा पकड़ लूँगा, है ना। कभी गेट से आओगे तो मैं बताऊँगा फिर से आ, कैसे गेट प्रवेश करना है, कैसे बैठना है। ऐसे समय समय पर वक्त आएंगे। कहाँ होगे खुशबू, आज हवा लेता आइए। तो 335 संविधान में भाग 4 के अलावा अनुच्छेद 335 एक निर्देशक के तौर पर आपको दिख भी रहा है। अनुच्छेद 350 का देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, है ना। तो भाई राज्य को क्या करना चाहिए? जो भाषाई अल्पसंख्यक, मतलब अल्पसंख्यक जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, और भाषाई अल्पसंख्यक मतलब किसी विशेष भाषा को बोलने वाले देश में बहुत कम है, बहुत कम जनसंख्या है। तो वो जो भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, उनके बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। यह भी एक निर्देश है ना, कि राज्य को भाई अपने भाषाई, क्योंकि भाषा भी तो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी संस्कृति को संजोए रखें। तो इसके लिए भाषा को भी बचा कर रखना ज़रूरी है। तो भाई जिस भाषा को बोलने वाले बहुत कम लोग बचे हों, उस भाषा को जीवित रखने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार उनके बच्चों को प्राथमिक स्तर तक उनकी जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए। ये निर्देशक है एक, राज्य यदि चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का प्रसार तथा विकास के लिए निर्देश, यह भी है कि राज्य को हिंदी भाषा का विकास तथा प्रसार के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। ये हो गए भाग 17 में, अनुच्छेद 351 भाग 17 में ये जानकारी होगी। संविधान के अन्य भागों में निदेशक तत्व और क्या क्या हैं? भाग 4 में संशोधन। अब देखते हैं कि भाग 4 में संशोधन कहाँ कहाँ हुआ, क्या कौन कौन से संविधान में संशोधन किए गए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
39 का जोड़ा गया, 43 का जोड़ा गया, 48 का। ठीक है, तो बिल्कुल यहीं पर, यहीं से याद कर लो आप। 42वां संविधान संशोधन 39, 43, 48 का, 39 का, 43 का, 48 का। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 39 का, 43 का, 48 का। 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 39 का क्या है? समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। 43 का क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की का भाग लेना सुनिश्चित करना। 48 का क्या है? पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन 38 के भाषा, अनुच्छेद 38 जो था ना, उसकी जो भाषा है उसमें परिवर्तन किया गया। 44वां संविधान संशोधन 38 के भाषा में परिवर्तन। 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन और एक और संशोधन अभी आएगा। कौन सा? 86वां। ये है 86वां संविधान संशोधन 2002 45। ये तो एक ही अनुच्छेद आप जानते हो, 6 से 14 वर्ष से वक्त। ठीक है, उसमें 6 ही है, लेकिन विषय वस्तु यही थी। 6 वर्ष के बच्चों को यहाँ परिवर्तन इसके उठाया गया, 6 से 14 किया गया, भाग 3 में डाला गया और कर्तव्य, मूल कर्तव्य में डाला गया। ठीक, 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 45। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 और 97वां संविधान संशोधन 2011। 43 का सहकारी समिति वाला जोड़ा गया। ठीक, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, 43 का 97वां संविधान संशोधन 2011। तो इतने ही संविधान संशोधन भाग 4 से। 42वां संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया? 39 का, 43 का, 48 का, ये जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में क्या क्या जोड़े गए? 39 का, 43 का, 48 का, है ना। अब इससे सुनो, अभी नहीं, हल्का हल्का आएगा, आधा कुछ समझ में आएगा, कुछ मिस हो जाएगा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन। 44वां संविधान संशोधन परिवर्तन। ठीक, 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 45 में 6 से 14 करके भाग 3 और भाग 4 क में डाला गया। ठीक, 97वां संविधान संशोधन 2011, 43 ख सहकारी समिति जोड़ी गई। अब देखिए निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन। देखिए, आपको पता है कि भाग 4 में जो निदेशक तत्व है ये सरकार या राज्य पर बाध्यकारी नहीं होते। संविधान ने यह छूट स्वयं उन्हें दिया है। सरकार, राज्य, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, वो अपनी विधियों में, अपनी योजनाओं में इन्हें शामिल करे या ना करे, ये उनकी स्वायत्ता है। उनको छूट दी है संविधान ने। वो मजबूर नहीं है कि भाई भाग 4 में जो लिखा गया है उनका पालन वो अनुपालन करें। लेकिन भाग 4 के किसी भी निदेशक को का क्रियान्वयन कैसे किया जा सकता है? यदि संसद उस पर कोई विधि बना दे तो फिर चाहे राज्य जो है बाध्य हो जाएंगे उन्हें अपनी विधियों और योजनाओं में शामिल करने के लिए। भाग 4 के देखिए 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। अब योजना आयोग नहीं है ना। 15 मार्च नई दिल्ली। अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक न्याय प्राप्ति तथा आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानताओं को दूर करना था। देखिए, इसी भाग 4 को क्रियान्वयन करने के लिए, भाग 4 में जो समाजवादी विचारधारा और ये सब हैं, इनको मूर्त रूप देने के लिए 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन, प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। और योजना आयोग भाग 4 के इन निदेशकों का अनुपालन कैसे करता था? वो अनुवर्ती पंचवर्षीय योजना बनाता था। और पंचवर्षीय योजनाओं का जो उसका क्या था, उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय प्राप्ति तथा आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानताओं को दूर करना। एक तरह से हम देख सकते हैं कि भाग 4 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजना आयोग कार्य कर रहा था। लेकिन अब योजना आयोग जो है अब खत्म कर दिया गया है।
अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। कब? 1 जनवरी 2015। ये डेट याद होना चाहिए। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। किसके स्थान पर आया? योजना आयोग। ठीक, योजना आयोग के नाम पर। अब देखिए, अब आप यहाँ से रिलेटेड देखिए, आपसे प्रश्न जो बनता है जहाँ छात्र फंसते हैं। नीति आयोग, सवाल, क्या नीति आयोग का प्रावधान संविधान में है? कोई नहीं। मतलब ये संवैधानिक है ना? ये कैसा है? गैर संवैधानिक। चूंकि नीति आयोग का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, इसलिए ये गैर संवैधानिक संस्था हो गई। गैर संवैधानिक। ठीक, असंवैधानिक बोल सकता हूँ क्या? असंवैधानिक मतलब तो इलीगल हो जाएगा। संवैधानिक का उल्टा हो जाएगा असंवैधानिक। इलीगल तो नहीं है भाई, है ना? बस जिसका प्रावधान संविधान में नहीं है वो गैर संवैधानिक कहलाएगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एक और शब्द, जो जिसका प्रावधान संविधान से परे हो, उसे और हम क्या कह सकते हैं? संविधानोत्तर। सुनो, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानोत्तर। उत्तर संवैधानिक मतलब संविधान में नहीं है, संविधान से अलग हटकर है, तो इसे और क्या बोल सकते हैं? संविधानोत्तर संस्था है ना? संविधानोत्तर संस्था है। याद रखना, समझ के अब प्रश्न आएगा, फंसोगे नहीं। ठीक, ये गैर संवैधानिक संस्था है। क्यों गैर संवैधानिक संस्था है? क्योंकि संविधान में इसका कोई विशेष प्रावधान है नहीं, है ना? और संविधानोत्तर का मतलब क्या समझोगे? संविधान से परे एक संरचना बनाई गई है ना? तो संविधानोत्तर है। ठीक, अनुच्छेद 39। अच्छा, एक और चीज, ये सांविधिक भी हो सकती है। मतलब इसका निर्माण हुआ कैसे? नीति आयोग के गठन का संविधान में कोई प्रावधान है नहीं, है ना? तो जो केंद्र सरकार है, उसके जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल ने क्या किया? एक संकल्प पारित किया। संकल्प पारित किया, संसद ने अनुमति दी और नीति आयोग का गठन कर दिया गया। योजना आयोग का भी गठन ऐसे किया गया था। तो ये किस तरह हुआ? सांविधिक। संवैधानिक और सांविधिक में अंतर है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैट्यूटरी, है ना? सांविधिक, वो अंग्रेजी ध्यान रखने की कोशिश मत करो, सांविधिक है। ठीक है, अब क्लियर है। अनुच्छेद 39 देखो, भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास। अब देखिए, अनुच्छेद 39 में एक बात कही गई है ना, देश के संसाधनों का, उत्पादन का, सबका समान वितरण होना चाहिए, है ना? अब जमींदारी व्यवस्था में क्या था भाई? स्वतंत्र परतंत्र भारत में जमींदारी व्यवस्था थी। मतलब एक ही व्यक्ति, प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्ति के पास 1000 एकड़ 1500 एकड़ एक ही व्यक्ति के पास है, जबकि ये तो भाग 4 के विरुद्ध जा रहा है। तो भैया, ये देश के संसाधनों का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में हो जाए, इसको रोकना एक उद्देश्य है भाग 4 का। तो इसको क्रियान्वयन करने के लिए क्या किया? देखो, इसका क्रियान्वयन करने के लिए भूमि सुधार के माध्यम से भूमि सुधार किए गए। और भूमि सुधार का ही हिस्सा था जमींदारी का उन्मूलन करना। जमींदारी व्यवस्था जो भारत में चल रही थी, उसे समाप्त करना, और समाप्त किया गया। अब समाप्त करने से क्या हुआ? विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया। जमींदारी, अब एक व्यक्ति के पास इतना नहीं होता सोच सकता संपत्ति, उससे छीना जाए और लोगों में बांटा जाए, है ना? तो क्या हुआ? ये विकेंद्रीकरण हुआ ना। केंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? एक जगह इकट्ठा हो जाना, और एक जगह से इकट्ठा ना होकर उसे बराबर बांटने में और अन्य लोगों में बांटने को क्या बोलेंगे? विकेंद्रीकरण। ठीक, ये एक देख लिया उदाहरण आपने। अनुच्छेद 40 का देखो, अनुच्छेद 40 में क्या था? पंचायती राज का गठन। अब इसको क्रियान्वयन करने के लिए देश संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1992 में। 1992 में हुआ ना। और 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, दोनों हुआ। अब इसके माध्यम से क्या हुआ? इसके माध्यम से पंचायती, असल में इसको रखो, ये नगर पालिका है। 40 पंचायती राज का गठन, इससे रिलेटेड ये है ज़्यादा
क्योंकि आपको पता है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज अधिनियम से, अनुसूची 11 से है ना। तो इसको लागू करने के लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और फिर उसके बाद संसद ने क्या किया, एक विधि बना दिया पंचायती राज अधिनियम। उसके बाद सभी राज्य को पंचायत, अपने राज्य में पंचायती राज स्थापित करना पड़ेगा। इस तरह से अनुच्छेद 40 का क्रियान्वयन हुआ देश में। 41 देखो, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। 41 मतलब 1900, देखो पहले क्या था, ये आज़ादी के तुरंत बाद बनाया गया था, लेकिन इसमें संशोधन किया गया, फिर वर्तमान में ये है। अभी क्या किया देखो, 41 का उद्देश्य क्या था भाई, मजदूरी, बेरोजगारी है ना, काम पाने का अधिकार, ये सब उचित मजदूरी। तो भैया क्या था पहले कि शोषण बहुत होता था मजदूरी का, काम करवाते थे और कुछ ही राशि थमा दी जाती थी उसको। तो अब क्या किया गया भाई, अब सरकार ने एक अधिनियम बना दिया, एक कानून बना दिया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। इतनी, इससे न्यूनतम मजदूरी आप नहीं दे सकते। इस प्रकार से मजदूरों, बेरोजगारों का या मजदूरों के हितों का संरक्षण किया गया। 41 का मूर्त रूप दिया गया ये अधिनियम बनाकर। अब इसी अधिनियम को बाद में इसको क्या किया गया, अच्छा सॉरी ये नहीं, ये दूसरा है, बाल एवं किशोर श्रम, उसमें आपको बालकों का भी था। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 बनाया गया, और मनरेगा भी इसका उदाहरण है, रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो मनरेगा एक उत्तम वो हो गया, कुछ काम नहीं है, कोई नहीं, सरकार तुम्हारा काम देवा थे, रोड खोदो, है ना। अभी काम खत्म हो गया, काम नहीं है, कोई बात नहीं, पाट दो, गड्ढा पाट दो। तो मनरेगा इस तरह से हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि 41 का क्रियान्वयन करने के लिए आपको ये न्यूनतम, प्री में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन मेन से बनता है कि बताइए भैया भाग 4 के निदेशकों को सरकार ने किस प्रकार क्रियान्वयन किया, पूरा लिख डालो, ये कोई नंबर नहीं काट पाएगा। आप देखिए 42 को देखिए, 42 में आपको पता है प्रसूति सुरक्षा एक है, वहाँ पर क्या है, वर्क प्लेस में मतलब कार्य की दशा में मानवीय और न्याय संगत व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, और प्रसूति सहायता प्राप्त देनी चाहिए। राज्य का ये कर्तव्य है कि कार्यस्थल पर मानवीय दशाओं का और न्याय संगत दशाओं का वो निर्माण करे, तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराए, मातृत्व सुरक्षा उपलब्ध कराए। प्रेग्नेंट महिला, तो अब देखो इसका पालन करने के लिए क्या किया गया, मातृत्व सुरक्षा अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 बनाया गया, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब क्या बोला, अब देखो आप 6 माह, वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कोई प्रेग्नेंट महिला है तो 6 माह तक पूरी सैलरी के साथ उसे छुट्टी का प्रावधान किया गया, है ना, कि कोई प्रेग्नेंट महिला 6 माह तक छुट्टी पर जा सकती है और उसे पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी। इससे पहले क्या था, आधी सैलरी मिलती थी, लेकिन इसमें और संशोधन कर दिया गया और बोला कि नहीं भाई यह अन्याय है, मातृत्व तो सुरक्षा देना है। क्योंकि कहा होगी हाथ नहीं 2 मिनट खत्म हो, ठीक। 45 देखो, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 45 21 के जोड़ा गया, और RT एक्ट देखो 21 का जोड़ा गया, मौलिक अधिकार बनाया गया 6 से 14 करके। और क्या किया गया भाई, बालकों को शिक्षा की बात कर रहा है, प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा है, तो इसका क्रियान्वयन करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया गया संसद में। ये देखो अनुच्छेद 46 देखो, आर्टिकल 15-16, SC ST को अनुच्छेद 46, SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण। इसके लिए देखो आप 2 प्रावधान, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 है मौलिक अधिकार भाग 3 में, ठीक है। 48 का देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कर्तव्य था आपका एक, तो इसे संसद ने अधिनियम बनाया, वन्य जीव संरक्षण है 1972। याद रखना है इसको, ये जीके का फैक्ट है, कब ये अधिनियम बनाए गए पूछ देगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और बाघ परियोजना, बाघों को भी सुरक्षा करना है ना वन्य जीव का, तो बाघ को संरक्षित करने के लिए बाघ परियोजना 1972 में बनाई गई। 1973 में भारत में लागू बना, कब 1972, लागू कब हुआ, इसी में फंस जाते हैं लोग। 72, अरे जहाँ जितनी जरूरत है इतना पढ़ो बस। बाघ परियोजना में अंतर है ईयर में लागू होने और अधिनियम बनने, इसलिए यहाँ लिखा है 72 में बना, लागू हुआ 73 से, याद रखना। हाथी परियोजना भी बना है
1992। वन संरक्षण अधिनियम बना 1980। याद होने चाहिए। ये जीके है ना, जीके के रूप में। अरे पगली, जिसमें यहाँ पे अंतर है ईयर में, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ इसको विशेष रूप से, है ना। राष्ट्रीय वन नीति देखो 1986 में बनी। सीधा सीधा पूछेगा आपसे प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? 1986। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954, चीन और भारत के बीच। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ? महत्वपूर्ण केस देखो, ये जो पंचशील और गुट निरपेक्ष समझौता है, अनुच्छेद 51 का है अनुपालन। ये 51 का है। हाँ, ये यहाँ तक 48 का से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक ये 51 से। महत्वपूर्ण केस रणधीर सिंह केस 39D, समान कार्य समान वेतन। समान कार्य समान वेतन, पहले महिला और पुरुषों को एक कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता था। रणधीर सिंह ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए कि भाई देखो, आप एक ही कार्य महिला और पुरुष कर रहे हैं, महिला को कम वेतन दिया जा रहा है, पुरुष को ज़्यादा दिया जा रहा है। लैंगिक आधार पर यह भेदभाव है, जो कि एक महिला के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए सरकार ने, आपको पता है इसके लिए क्या किया, समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया 1976। ठीक है, ये हुआ, खत्म हो गया। क्या संसद, ये देखो समान ये बिल्कुल याद होना चाहिए कब बनाया। चंपाकम दोराईराजन केस 1951। इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया, बस वो निर्णय क्या है, मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के टकराव की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होगा। सीधे सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा, भाई किस वाद में या किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल अधिकारों और भाग 3 और भाग 4 में यदि टकराव हुआ तो मूल अधिकार प्रभावी होगा। किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया? चंपाकम दोराईराजन केस 1951। फिर आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। किस केस में दिया? मिनर्वा मिल केस 1980, है ना। बिल्कुल यही ऐसा ही प्रश्न बनेगा यहाँ। ठीक है, मूल कर्तव्य, ये काली शुरुआत में 10 मिनट करवो। इसके बाद अब हमारा नया एंगल शुरू होगा, कल से तुम पकड़ लोगी। नया एंगल शुरू होगा संविधान का, और नया एंगल शुरू होता है भाग 5 से। ठीक है, चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।